रिसर्च करके आपने डिसीजन ले लिया कि अब हम जवानों की भर्ती की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एक ही रखेंगे, अग्निवीर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी ही एज को कम कर दिया, 23 था उसको 21 कर दिया। फिर जब ये विरोध होने लगा तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिए कि आपका एज 2 साल बढ़ाया जा रहा है। तो ये कौन सा तर्क है, ये कौन सा तुक है कि 26 साल वाला जवान ही हमको चाहिए, 32 साल वाला बूढ़ा हो गया। आज तक देश की सेना जो है, भारत की सेना कौन से सैनिकों से कमजोर थी? अधिकारियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ था उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक आज भी स्थिति यही है कि अधिकारी का ईगो हर्ट ना हो, चाहे आप काम करो और चाहे मत करो। एक विश्वासघात देश के सरकार की तरफ से युवाओं के साथ हो रहा है। कल जनरल जी के द्वारा जो भी बयान आया था, ऐसा मैं जानता हूँ इसको भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलेगा। एनओसी के नाम पे आपके लोकल थाने के पुलिस युवाओं का दोहन करेंगे, ये हमसे लिखित ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ 70% से ज़्यादा 80% तक अफसरों के बच्चे अफसर बनते हैं। ये सरकार की जो योजनाएं, हम पूर्व सैनिक इसको सही नहीं मानते। अग्निपथ को लेकर, स्कीम को लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में कई सारे लेवल का और कई किस्म की बातचीत रखता हुआ एक प्रोटेस्ट सामने आ रहा है। इसमें कुछ लोग अपनी बात रख रहे हैं तो कुछ लोग ट्रेनें जला रहे हैं, टोल बूथों को फूंक दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो ये सब हिंसा की श्रेणी में है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट का ही हिस्सा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है बात रखना। 19 जून को जब तीनों सेनाध्यक्षों की जब प्रेस वार्ता हुई थी, इसमें भी इस बात को कई बार डिमार्केट किया गया, अंडरलाइन किया गया कि जो लोग भी इस तरह की हरकतों में लिप्त पाए जाते हैं उन्हें सेना में कोई स्थान नहीं मिलेगा और अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि उन्होंने किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। इन सारी सुर्खियों, इन सारी हेडलाइंस के बीच में हम लोग इस समय गहमर में हैं। गहमर गाज़ीपुर जनपद जो है यूपी का, वहाँ आता है। और गहमर क्यों फेमस है, एक लाइन में बताएं थंबनेल की भाषा में, तो ये एशिया का फ़ौजियों का सबसे बड़ा गांव है। मतलब औसतन फ़ौजी हर एक घर में हैं, हर एक घर से लोग जाते हैं सेना में और अभी भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम के आने के बाद कई की स्थिति डामाडोल है। यहाँ के मार्कंडे जी हैं जो यहाँ पे एक सेवानिवृत्त सैनिक संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं, और बाकी और भी कुछ पूर्व सैनिक यहाँ पे इस बातचीत में जुड़ते रहेंगे। हम उनसे ही बातचीत करेंगे। तो मार्कंडे जी, गहमर की कहानी क्या है? आप मुझे बताइए आराम से। आज से 700 साल पहले फतेहपुर सीकरी से हमारे पूर्वज यहाँ आकर के बसे हैं। उस समय यहाँ गहमर में केवल वन ही वन था, घना वन था, इसलिए इसका नाम पड़ा गहवन। गहवन के बाद गहवर, गहवर के बाद में गहमर हुआ। तो है जब यहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होने लगी तो हमारे पूर्वज जो है अलग होने के लिए 84 गाँव में यहाँ से विभक्त हुए। तो आपस में बात आलाप हुआ कि माँ को कौन ले जाएगा। इसी में 12 बज गया, सब लोग सो गए। तो माँ कामाख्या जो हम लोग की कुल देवी हैं, उन्होंने सभी अपने वंशजों को स्वप्न में दिखाई दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों की भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और वर मांगो। तो सभी लोगों ने बोले कि हम लोग फौज में देश की सेवा के लिए लड़ते हैं। अच्छा। तो हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि आप रक्षा करें। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद कभी भी लड़ाई के दौरान गहमर का कोई भी सैनिक मारा नहीं जाएगा। अच्छा। और आज रिकॉर्ड है कि आज तक के इतिहासों में कहीं भी कोई लड़ाई के दौरान नहीं मरा है। भले ही सीज फायर या सीज फायर होने के बाद या पहले माइंस निकालते समय कोई हादसा हो गया, लेकिन लड़ाई के दौरान कोई नहीं मरा। एक अपवाद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में गहमर गांव के 228 सैनिक गए थे लड़ने के लिए। उसमें से 21 जवानों ने अपनी जान की आहुति दी, जो आज भी ब्रिटिश टाइम के समय का शिलापट कोतवाली गहमर थाना पर आज भी शहीद पार्क में लगा हुआ है। इसके बाद में कोई हादसा नहीं हुई। इस गहमर गांव की आबादी 1,30,000 लगभग है। इस गांव में 2 डिग्री कॉलेज है,
बालिकाओं का इंटर कॉलेज है, 2 जूनियर हाई स्कूल है, 8 प्राइमरी स्कूल हैं। इस गांव से 2 एमपी हुए हैं। पहले एमपी विश्वनाथ सिंह गहरी जिनका पर पटेल आयोग की स्थापना हुआ। दूसरे शिक्षक संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे मानधाता सिंह, जो एमपी भी हुए थे। जी लखनऊ से एमपी हुए थे। अभी पिछले 15 से ये अपना 2017 से लेके 22 तक हमारे गहमर की विधायिका श्रीमती सुनीता सिंह थी, बहू है यहाँ की। तो 2 सांसद 1 विधायक हुए। इस गांव के शिक्षा क्षेत्र में बड़ी बड़ी विभूतियाँ अभी भी हर घर से वो बात सही है कि हर घर से लोग फौज में हैं। आज भी हैं। इस घर से एक परिवार में से 4-4, 5-5 भाई फौज में हैं। पोता है, बाप है, बाबा है, दादा है, लगातार उनके फौज में सेवा की है और पेंशन ले रहे हैं। आज भी हमारे गांव के बच्चे जो हैं मठिया और यहाँ पर डिबुकिया बाग में प्रैक्टिस करते हैं फौज में भर्ती होने के लिए, और फौज में भर्ती है। हमारे गांव में 1983 तक फौज भर्ती होने के लिए यहीं पर होता था, गहमर गांव में रिक्रूटिंग भर्ती लगती थी यहाँ पे। लास्ट भर्ती 1983 में हुआ था। ये एओसी अपना बीजी रुड़की के ये रामलाल साहब सीआरओ थे, वो भर्ती किए थे। पूरा कंपनी यहाँ से लड़के जाते थे। उसके बाद में भर्ती नहीं हुआ। CST कैंटीन की सुविधा मिलती थी, हर एक मिलता था। इस गांव के कम से कम 1000 से ऊपर लड़के जो हैं 2 साल पहले रिटेन, मेडिकल, फिजिकल सब पास करके वेट कर रहे कि उनको कॉलिंग लेटर आएगा, लेकिन कॉलिंग लेटर नहीं आया। उनको ये सांत्वना दिया जाता था कि कोरोना काल के चलते लेट हो रहा है, आपको मिलेगा। अचानक 14 जून 2022 को वो स्कीम अनाउंस होगा अग्निपथ का, कि जो अग्निवीर कहा हो रहा है, वो जाएगा, हम लोग जो देख ही आप रहे देख ही रहे हैं। तो इसलिए ये जो बच्चे हमारे हैं, हाँ उस पे आते हैं, धीरे उसी पे आएंगे आप। अग्निपथ पे आप लोग, आप भी सर्विस में रहे हैं सर, कब से कब तक सर्विस में रहे, और ये अग्निपथ स्कीम जो आई है इसको लेकर आपके क्या तर्क हैं, कैसे देखते हैं आप? इसमें हम देख रहे हैं एक विश्वासघात देश के सरकार की तरफ से युवाओं के साथ हो रहा है। कब से कब तक रहे सर आप सर्विस में? हम 78 से लेके 95 तक रहे। 17 साल सर्विस करके मैं आया हूँ, 95 में रिटायर्ड आया हूँ। बोल रहे हैं कि ये विश्वासघात है, ऐसा है, सुनिए, सच्चाई ये है, नेता हो, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी हो, सब सैलरी, किसी राजा का स्टेट नहीं है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र में सेवक शब्द से सब उच्चारण होता है, सबको वेतन मिलता है, सबको पेंशन मिल रहा है। कुछ बाद में जो अमेंडमेंट हुआ है, जो 60 साल नौकरी थी, अर्धसैनिक बल थे, उनका पेंशन रोका गया था, लेकिन सेना का पेंशन उस समय नहीं रोका गया था। अब पेंशन रोकने के नाम पर कोई रास्ता नहीं सरकार को सूझ रही है, तो सीधा अटैक इन्होंने किया है कि 4 साल सर्विस। तो 4 साल सेवारत सैनिक एक तो पूरी टेक्निक सीख नहीं पाएगा, जो टेक्निक है वो सीख नहीं पाएगा। ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाएगी आप कह रहे हैं? ट्रेनिंग 1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी नहीं पूरी कर पाएगा। दूसरा, जब युद्ध के क्षेत्र में जाएगा तो उसको, जिससे पहले के फौजियों का था कि हमारे पीछे पूरा देश है, अगर हम शहादत सर्वस्व देने के लिए वहाँ हैं तो हमको इसका फिक्र नहीं था कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप, लड़के भाई जो हैं कटोरा लेके घूमेंगे। वो तो श्योर थे, वो श्योर थे, अपना चढ़ बढ़ करके योगदान देते थे, युद्ध में बलिदान होते थे। लेकिन अब जो ये स्कीम है तो उनमें भी कट होगा, उनकी भी सोच बदलेगी। सर्वस्व देने के जगह पर वो भी अगर नेग्लिजेंसी में आ जाए, देश की क्या हालत होगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जवान ये सोचेगा कि अरे यार 4 साल की नौकरी है, 3 साल बाद 2 साल बाद रिटायर होना है, कुछ हो गया तो परिवार को भी एक सीमित अमाउंट मिलेगा, उसके बाद तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? तो ये इसके लिए भी शासन को सोचनी चाहिए थी। अगर ये इस तरह की कोई योजना लानी ही थी तो इस रूप में नहीं लानी थी। नॉर्मल क्या रूप, आप लोग क्या लगता है क्या रूप होना चाहिए था ऐसी स्कीम का? भर्ती चलता और ये भी एक ट्रायल होता। अगर ट्रेंड हिंदुस्तान के सभी लोगों को ट्रेंड बनाना है तो क्या जरूरी है कि पहले ही स्टार्टिंग आर्मी से ही हो।
देखिए, नौकरी की सेवा शर्तें अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने विभागें हैं उसमें 60 साल नौकरी की ज़्यादा व्यवस्था है। एक आर्मी ही है ना कि जो 35-36 में आदमी आउट होकर चला आता है। आप सबको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। एक संख्या बल मेंटेन करने के लिए हम कितने सिपाहियों पर एक नायक होगा, कितने नायकों पर हवलदार होगा, हवलदार पर नायब सूबेदार, ये सिस्टम है एक। उस सिस्टम में ही नहीं प्रमोशन मिलेगा। सब वेल क्वालिफाइड होते हुए भी सेना में सब नहीं सूबेदार बन जाएंगे। सब सूबेदार में इधर नहीं बन जाता है। वो तो एक रेशियो है जो इतना ही हमको भरना है। योग्य से योग्य सब कुछ फिट फार होता है, मेडिकली फिजिकली सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता। सेवा की जो शर्तें हमारी है वो मानी जाती है, लेकिन ये सब जो ला करके क्या सरकार सिद्ध करना चाहती है ये हमारे समझ से बाहर की चीज़ है। अगर धन की बचत है तो मैं तो देख रहा हूँ इस देश में किसके नाम पर कितना कितना 100 करोड़, हम पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि किसके नाम पर क्या क्या टावर बन रहा है। और उस टावर से उस समय के पेपर ने ये भी निकाला है कि 100 ग्राम सभा इस पैसे से तृप्त हो जाते, फुल सेटल हो जाते वो गांव, जो एक टावर में एक आदमी की मूर्ति स्थापित करने में लगाया जा रहा है देश में। एक काम चलाऊं, देश चलाएं। वाली मूर्ति की बात कर रहे हैं क्या? मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो फालतू खर्च हो रहा है हम काहे के लिए बलि का बकरा बने इस देश में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं से ये सरकार की जो योजना है, हम पूर्व सैनिक इसको सही नहीं मानते। देश में जो सर्वस्व देने की मद्दा रही है, गाजीपुर परम वीर चक्रा वीर अब्दुल हमीद, रामग्रह पांडे परम महावीर चक्रा, कारगिल में हमारे 8 स्पॉट डेथ हैं और 4 जो हैं कारगिल ऑपरेशन में घायल बाद में मरे हैं। 12 शहादत है गाजीपुर का। अच्छा, आप लोगों में से किसी को भी बोलना हो तो बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगा आप सभी लोगों के पास। किसी को भी बोलना हो, कुछ किसी बात में ऐड करना होता। सर आप बताइए, आप तो नेवी में रहे हैं ना? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रताप उपाध्याय है। महेंद्र जी, इस स्कीम को लेकर सर के तर्क जो थे वो आपने सुने, लेकिन एक तर्क सरकारी भी है। सरकारी तर्क है कि जो रिसोर्स की बचत है वो तो है ही है, साथ में फौज में और जो सेनाएं हैं उसमें युवा कैंडिडेट्स की, युवा सिपाहियों की, युवा भर्तियों की संख्या बढ़नी रहेगी लगातार, सर्कुलेशन में रहेंगी चीज़ें। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, अगर फौज को पूरा युवा बनाना है तो केवल जवानों को ही युवा क्यों बनाना है? अधिकारियों में आपने परमानेंट कमीशन कर रखा है, एनडीए, आईएनए और आईएमए के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन कर रखी है आपने कि भाई आप शुरुआत में 5 साल के लिए था, फिर 7 साल के लिए हुआ, फिर आज की तारीख में लगभग 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और उसमें से कुछ परसेंटेज उनको परमानेंट कमीशन दे दिया जाता है। हमारे देश की मानसिकता ऐसी है कि यहाँ अगर यकायक आप कोई भी बदलाव करना चाहेंगे तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। और न्यूटन के नियम के अनुसार भी, लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से, कि कोई भी चीज़ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। पिछले 70 सालों से या 60 सालों से जो भर्ती प्रक्रिया थी सैनिकों की, वो उसकी हम सभी को, हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को, हमारे युवाओं को भी आदत पड़ गई है। अभी यकायक अगर अचानक आप बदलाव करेंगे तो वो इतनी जल्दी एक्सेप्टेड नहीं होगा। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें जनरल साहब ने कहा कि 2035 तक हम पूरा युवा बनाना चाहेंगे। तो आपको इस देश के लोगों की एक आम राय, जैसे जनसंख्या नियंत्रण बिल पे आज एक चर्चा शुरू हो चुकी है, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आम चर्चा हो चुकी है। कुछ स्टेट्स ने उसको लागू भी कर दिया है। अगर अचानक आज लागू किया, मतलब उस पर बात कर रहे हैं कि उस पर काम करेंगे। हाँ, अगर आज उसको लागू कर भी दिया जाए तो इतने आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ जिसके बारे में केवल एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठे लोगों ने 1-2 साल का, वो भी कागजी रिसर्च करके आपने डिसीजन ले लिया कि अब हम जवानों की भर्ती की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एक ही रखेंगे, अग्निवीर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आपको चाहिए था कि साल में अगर 5000 रेगुलर सैनिकों की भर्ती निकालते हैं तो आप 1000 भर्ती निकालते रेगुलर की,
और साथ ही साथ उसके पैरेलली अग्निवीर 40,000 भर्ती निकालते, तो स्टूडेंट्स के पास भी ऑप्शन रहता। भाई जिसको जाना है परमानेंट वो उसके लिए भी तैयारी करे, जिसको अग्निवीर के तौर पे 4 साल के लिए जाना है वो उसके लिए भी तैयारी करे। और मैं समझता हूँ उस कंडीशन में ऐसा बवाल जो आज देश में हो रहा है वो नहीं होता। यानी ये बवाल जो हो रहा है ये कैसा है, इस बवाल को कैसे देख रहे हैं आप? ये जो लोग बवाल मतलब आधे देश में बवाल ही चल रहा है। देखिए वो बवाल, मेरा अपना मानना है कि कोई भी अभ्यर्थी जो फौज में या किसी सरकारी जॉब में जाना चाहता है वो कभी भी किसी ट्रेन को नहीं जलाएगा, पूरी की पूरी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कि मीन्स अनरेस्ट की स्थिति आए देश में। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस देश में 25-30% ऐसे लोगों की राष्ट्र विरोधी लोगों की है जो कि मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, आप मुझे मत बताइए, मैं जान रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय के जीवन के हर क्षेत्र में छिपे हुए हैं और समय आने पर उजागर होते हैं। और एक मौका अगर उनको मिलता है तो ये सरकार ने जानबूझ के ऐसा मौका उन एंटी नेशनल्स को दिया है जो भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनकी आड़ में उल्टे सीधे उपद्रव कर रहे हैं और आग लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं। ठीक है, वो एंटी नेशनल है जो आग लगा रहे हैं। जो आग लगा रहे हैं वो एंटी नेशनल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सारी एंटी नेशनल जो शक्तियां हैं, चाहे वो विदेशी हों चाहे वो घरेलू हों, इन जो एप्लीकेंट्स हैं जो भर्ती के, उनके पीछे खड़े हो गए। मैं इतना कहना चाहूँगा। हम लोग जब वीडियो करते हैं, वीडियो के कमेंट में आके लोग लिखते हैं कि भाई सरकार सुनती ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ करना। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद मोहन सिंह है, मैं यहाँ घमर का ही रहने वाला हूँ। सरकार थोड़ा ऊंची सुनती है। हम नहीं कहते कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन सरकार एक बार भी, चाहे हमारे भूतपूर्व सैनिक, पूरे देश में इतनी बड़ी संस्था है दिल्ली में बैठती है, चाहे युवा, एक बार ये सब नियम लागू होने से पहले एक बार वार्ता होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने एकाएक तानाशाही जैसी आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कि ये नियम आज से लागू, जो बिल्कुल गलत है। अगर इनको लाना ही था तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाना चाहिए था। जैसे हमारे आर्मी में पहले टीए की भर्ती होती थी, ट्यूटोरियल आर्मी, तो उसके जगह पे टीए बन करके टीओडी की भर्ती लानी चाहिए थी और जो रेगुलर बेसिस पे भर्तियाँ चलती थी उनको चलते देना चाहिए था। अगर युवाओं को लगता कि टीओडी अच्छा है तो टीओडी में ज़्यादा जाते हैं, अगर नहीं लगता कि टीओडी अच्छा नहीं है तो टीओडी में ना जाकर रेगुलर भर्ती में जाते हैं। तो ये सरकार बहुत ही वाहियात तरीके से इसको लॉन्च की है और ये हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे पत्रकार महोदय हैं इंडिया में, इसकी बात को रखें सरकार के सामने कि ये बहुत ही गलत तरीके से लाया गया और इसको टीओडी हटना। हमारे गांव के लोग बता रहे हैं इंटरनेशनल लोग बवाल कर रहे हैं इतना ज़्यादा। ये कैसे बोल सकते हैं? क्या अपनी अपनी सोच है ये। आखिर मौका मिला है तभी ना वो भी कामयाब हो रहे हैं। सरकार अगर ये नहीं कानून लाती तो उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मौका दिया गया है तो अब जो कहिए उसको। इस उपद्रव को मतलब क्या मानते, सही मानते हैं सर? जलाना तोड़ फोड़ को सही कोई नहीं मानेगा भारतीय। हम तो वेल डिसिप्लिन्ड सैनिक हैं, हम कैसे सही मान लेंगे इसको? लेकिन जो सरकार की है उसी का रिएक्शन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए था, हमारा मतलब है ये। आप ये कह रहे हैं कि सरकार का रिएक्शन। हाँ, कुछ करते भी आप? मैं ये कह रहा था कि देखिए जो क्या, हाँ, प्रोटेस्ट है। कल जनरल साहब ने एक बात कही कि अभी अग्निवीर के तौर पे भी जो भर्ती होगा उससे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि आपने कभी किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है कि नहीं लिया है। अगर ऐसा बाद में पाया गया पुलिस वेरिफिकेशन में कि आपने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है तो आप फिर भर्ती होने के काबिल नहीं हैं। प्रोटेस्ट में और अनरेस्ट की स्थिति पैदा करने में, दोनों में बहुत अंतर है। प्रोटेस्ट एक अगर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर 1000 संवैधानिक अधिकार है वो। बिल्कुल वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस तरीके से पूरे देश को एक जनरल के द्वारा यह सीधे सीधे अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देना लड़कों को कि आप प्रोटेस्ट में अगर हिस्सा लिए हो तो आप नौकरी के काबिल नहीं हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना है। कल जनरल जी के द्वारा जो भी बयान आया था, ऐसा मैं जानता हूँ इसको भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलेगा। एनओसी के नाम पे आपके लोकल थाने के पुलिस
युवाओं का दोहन करेंगे, ये हमसे लिखित ले लीजिए। हम नहीं गए हैं, हमारे गांव में कोई भी युवा आज तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ है इसके खिलाफ, लेकिन जब इनकी ज्वाइनिंग आएगी, इनका वेरिफिकेशन आएगा, लेकिन इनसे बोला जाएगा आपकी फ़ोटो है, आपकी वीडियो है, आपका हमारे होमगार्ड के द्वारा आपका नाम नोट है, नंबर नोट है, जबकि पहले ही पुलिस आकर हमारा नाम और नंबर नोट करके चली गई है। तो उसके लिए ये भ्रष्टाचार का बढ़ावा होगा। एनओसी के नाम पे इनका दोहन किया जाएगा, 1-2 लाख रुपए तक की मांग की जाएगी, जो लड़के देने में मजबूर होंगे। ये सीधा सीधा जो भी जनरल थे अनिल पुरी जी, इनका वाहियात स्टेटमेंट था, हम इसका खारिज करते हैं। आप कह रहे हैं कि जब आप प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, पुलिस वेरिफिकेशन में एनओसी है, तो वह पुलिस आप थाने से पुलिस से पैसा मांगा जाएगा। एनओसी के नाम पे, हाँ, एक सेकंड। मैं भी आर्मी भर्ती की तैयारी करता हूं सर। मेरा भी था कि असहयोग आंदोलन किया जाए, प्रोटेस्ट करना जरूरी है, विरोध और विद्रोह में फ़र्क होता है। लेकिन मेरा भी नाम नंबर सब पुलिस थाने में आज है। अगर मान लीजिए कल मैं टीओडी की तहत ही अगर भर्ती होता हूं, तो क्या उनको वो हमसे डिमांड नहीं करेंगे, इतना कर आपका नाम है, ये है, वो है, डिमांड नहीं करेंगे? तो ये उन्होंने बहुत ही बेकार और एक तरह से देखा जाए तो धमकीपूर्ण बात कही है उन्होंने कि अगर आप प्रोटेस्ट में हिस्सेदार हैं तो आपकी टीओडी में जाने लायक नहीं है। क्या नाम है कोई? मैं चंदन सिंह पूर्व सैनिक हूँ। मैं भी वॉलंटियरी डिस्चार्ज लेकर के आया हूँ। तो इस सरकार को जब से पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, भाजपा सरकार जब से प्रभाव में आई है, इनका मोटिव एकदम क्लियर है, पेंशन बंद करना। जो पेंशन है वो इनको खटकता है कहीं ना कहीं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हम दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में ये चीज़ काफ़ी दिनों से थी, उसी को फुलफ़िल करने के लिए ये जो नया पॉलिसी लेकर के आए हैं अग्निवीर या अग्निपथ जो भी है, इसको जो है हम कंडेम करते हैं। ये टोटली गलत नीति है। कल जनरल साहब जैसे आकर के बोल रहे थे 4 साल का जो है सैनिक और यूथ रहेगा, 2035 तक जो है इन्होंने 26 ईयर को एवरेज एज बताया सैनिकों के लिए। क्या 30 साल का सैनिक बूढ़ा हो जाता है? 32 साल का सैनिक बूढ़ा हो जाता है? एक और बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है। जो सैनिक आएगा वो रॉकेट साइंस की तरह 6 महीने में सब कुछ सीख जाएगा। वो वेल क्वालिफाइड आएगा, 6 महीने में सब कुछ सीख जाएगा, ठीक है। और दूसरी और टेक्नोलॉजी का युग है, जो है फोर्स से कुछ भी नहीं होना है, सब सारा कुछ टेक्नोलॉजी से ही होना है। तो 26 साल में और 32 साल वाले में क्या फ़र्क है? तो ये कौन सा तर्क है, ये कौन सा तुक है कि 26 साल वाला जवान ही हमको चाहिए, 32 साल वाला बूढ़ा हो गया? आज तक देश की सेना जो है, भारत की सेना कौन से सैनिकों से कमज़ोर थी? किस देश की सेना से कमज़ोर थी बताइए? जो ऐसी आप बातें कर रहे हैं, 26 साल वाला चाहिए, 32 साल वाले बोल रहे हैं मेडिकली अनफिट होते हैं, कारगिल वार में जो है शहीद हुए, बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स आए उनको। ये मतलब ये जंग में कुछ सैनिक तो ऐसे होंगे ना जो बीमार हो जाएंगे। ये कौन सा तर्क है कि 100 सैनिक यदि आप 26 साल वाले रखेंगे तो 100 के 100 फिट होंगे? इसकी कौन सी गारंटी है? तो ये जो उनका कमेंट है ये टोटली जो है गलत है, और ये मैनिपुलेट करके भ्रमित करने के लिए जो है, देश को भ्रम में डालने के लिए ये सब जो है स्पीच दे रहे हैं। आज से पहले कभी जो है फौजी अफसर जो है आकर कैसे मीडिया को स्पीच नहीं दिए थे, नेता ही देते थे। लेकिन आज ये नया युग आ गया है, ये नए अफसर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, कि फौजी अफसर आकर के डराने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कर रहे हैं। आप रिफॉर्म की बात करते हैं, करिए। आज ये जो मिलिट्री में जो भी नियम है, आर्मी ऑर्डर से, आर्मी जिस पे कि मिलिट्री चलती है, इंडियन आर्मी चलती है, लाइए ना रिफॉर्म उसके ऊपर, उसको अपडेट करिए ना, इंडियन बनाइए ना। अंग्रेजों के ब्रिटिश टाइम से चल रहा है गुलामी वाला कानून, उसको बदलिए। आज भी भारत का सैनिक अफसरों का गुलाम है। क्यों? हमें अधिकार नहीं बनता है कि जो है हम भी अपने आज़ाद देश के नए कानून में जिएं? पूरा देश जी रहा है। का गुलाम है, मतलब इस बात का क्या मतलब कह रहे हैं? मतलब ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था कानून, उसके अंतर्गत जवानों को गुलाम की तरह यूज करना था, क्योंकि जवान जो थे वो भारतीय थे, अफसर जो थे वो ब्रिटिश थे, तो उनको राज करना था, भारत पे हुकूमत चलानी थी। तो जवानों के लिए उसी तरह का कानून बनाया, जो कि कानून आज भी फंक्शनल है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ऐसा है, आप लोग तो पुराने सैनिक हैं, ऐसा है, ये सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, के समय का कानून अभी आर्मी में चल रहा है। जवानों गुलामों को इस्तेमाल किया जा रहा है आर्मी में, और मतलब आप तो नेवी में रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए
अधिकारियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ था उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक आज भी स्थिति यही है कि अधिकारी का ईगो हर्ट ना हो, चाहे आप काम करो और चाहे मत करो। ठीक, आप उनको प्रसन्न करने में लगे रहो, सब कुछ सही है। अगर आपने एक उनके मन माफिक नहीं किया तो उसको डिसिप्लिन के नाम पे दबा दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अभी यही अगर अग्निवीर की बात किया जाए, आपने अपने लिए तो सारी चीज़ें, सारे द्वार खोल रखे हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन का, परमानेंट कमीशन का, एनडीए और आईएमए या आईएनए में आप सिलेक्शन का रेशियो देखिए, पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए और उसमें देखिए कि कितने जनरल स्टूडेंट्स या सूबेदार मेजर रैंक तक के बच्चे, उनके बच्चे कितने ऑफिसर्स में गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 70% से ज़्यादा, 80% तक ऑफिसरों के बच्चे ऑफिसर बनते हैं। क्यों? क्योंकि अनऑफिशियल, मतलब कहीं कागजों में दिखता नहीं है, लेकिन एक लॉबी है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड में भी वही है। खैर, ये इस मुद्दे से अलग बात है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप देखिए, मैं पॉजिटिव भी सकारात्मक रुख देखता हूँ ये कि आप फौज को यंग बनाना चाहते हो, लेकिन अगर अनुभव की ज़रूरत है तो शायद इसीलिए आपने अधिकारियों में परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों का ऑप्शन रखा है। जवानों में क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, मैं सर्विस कर चुका हूँ, मैंने देखा है आज भी, चाहे सूबेदार मेजर होने दीजिए, चाहे जनरल होने दीजिए, ब्रिगेडियर होने दीजिए, जो सिविल समाज है उसको सिवाय सिक्योरिटी, एक रिटायर्ड जवान या अधिकारी को सिवाय सिक्योरिटी के और किसी फील्ड के लिए सबसे बेहतर नहीं मानता। तो एक बंदा 4 साल सर्विस करके अगर मान लिया बाहर आता है तो उसको इतने कह रहे हैं ना कि 90 प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं कि हम जॉब देंगे, ये देंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कुछ नहीं देंगे। आपको अगर यंग बनाना है, मैं इसका सिरे से मैं खारिज नहीं करता अग्निपथ योजना को, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये चीज़ें ईमानदारी से करिए ना, जवान और अधिकारी दोनों वर्गों के लिए कीजिए ना। दूसरी चीज़ है कि आप जो ऑप्शंस हैं, कैरियर ऑप्शन हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दीजिए ऑफिसर बनने के लिए। उनको 4 साल ऑलरेडी ट्रेंड हैं। आप एम्प्लॉयमेंट का, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्र की सूची एक होती है संविधान के अनुसार और एक राज्य की सूची है। आप ये कह सकते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आप स्टेट मेंटेन करो, लेकिन वैकेंसीज जो हैं वो हम मेंटेन करेंगे। जो अग्निवीर हैं उनको हर स्टेट में, हर स्टेट की पुलिस में डायरेक्ट एंट्री हम देंगे, क्योंकि उन्होंने 4 साल डिफेंस की सर्विस की है और वो पुलिस का काम आपसे बेहतर क्वालिफाई करके आए हैं। क्वालिफाई करके आए हैं। तो लेकिन मंशा ईमानदार नहीं है, और ये जो योजना बनाई है बंद कमरों में बैठे बड़े बड़े ओहदेदारों ने, उन्होंने बनाई। सबसे बड़ी बात है, हम जनरल जी अनिल पुरी जी बोल रहे थे, उनके शब्दों को आप पकड़ेंगे तो समझ जाएंगे। उन्होंने बोला था कि 90 कॉरपोरेट घराने अग्निपथ वीर को रिटायरमेंट को ऑफर करेंगे। मतलब क्या है, एक देश का जनरल कॉरपोरेट घराना की बात कर रहा है, मतलब कहाँ ले जा रहा है इसको। हम निजीकरण ना बोले आर्मी को तो क्या बोले, मतलब ये आप समझिए, उनकी बातों को पकड़िए कि हम क्या बोले। आर्मी को निजीकरण ही किया जा रहा है ना। एक देश का जनरल बोल रहा है कि 90 कॉरपोरेट घराना ऑफर करेंगे अग्निपथ के रिटायरमेंट सैनिकों के लिए। ये इसको हम नहीं मानते हैं, और गार्ड बनाकर ये इनका पूरा प्लान है कि ये इनके लिए गार्ड तैयार करेंगे, सेना में ट्रेनिंग दे करके 4 साल के लिए जो ट्रेनिंग देंगे गार्ड। कोई सांसद है ना, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने बोल दिया है ऑन स्टेज, बीजेपी के दफ्तर में गार्ड रखेंगे। सर मैं भी एक आर्मी स्टूडेंट था या हूँ भी, अभी हूँ भी। एज अब मेरा भी एज 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा जब तक कि मैं अप्लाई करूँ। और मेरा भी सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो रखा था, मेडिकल फिट हो रखे थे। सरकार ने जो स्कीम लाया, पहले आपको अगर लाना ही था स्कीम तो पहले हमारी जो पेंडेंसी थी वो तो क्लियर करा सकते थे आप।
आपने एक झटके में मैं अगर 22 की एज में मैंने भर्ती देखा टेक्निकल में, अगर उसके बाद 1.5 साल से एग्ज़ाम का वेट कर रहा हूँ तो मेरा ऑलरेडी मैं तो 23 के पार चला गया हूँ। मेरी ही एज को कम कर दिया, 23 था उसको 21 कर दिया। फिर जब ये विरोध होने लगा तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिए कि आपका एज 2 साल बढ़ाया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इस दिसंबर के लिए। और कल जैसे जनरल साहब ने इंटरव्यू दिया और बोला कि जो एज है ये जो एग्ज़ाम पेंडेंसी लड़कों का था उन्हीं के लिए ये एज बढ़ाया गया है। तो हमने तो अपना सारा घर, हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग अपना सारा पैसा लगा के हम लोग तैयारी किए, हम एकेडमी। लगता है पैसा तैयारी में यार, मतलब हमें ऐसे मोटा मोटी अगर आइडिया देना हो किसी को तो। सर देखिए मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ऐसे तो हम लोग जाते हैं अलग अलग। जी सर, हमारा भी यही प्रॉब्लम है। मैं भी दौड़ निकाल चुका हूं और मेडिकल पास हूं, और बोल रहे हैं आप जैसा कि कितना पैसा लगता है, तो कम से कम एक भर्ती में और कम से कम 1.5 साल बैठ के पढ़ाई करने में 1 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। हमारे पिताजी फौज में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पिताजी फौज में नहीं, वो डायरेक्ट बीआरओ के तौर पे भर्ती देखते हैं, और वो बहुत गरीब घर के होते हैं। वो कैसे कैसे करके पढ़ाई करते हैं, और कई लड़के ब्याज पे पैसा लेके पढ़ते हैं कि हम पढ़ाई कर देंगे और नौकरी पा लेंगे तो उस ब्याज को भर देंगे। लेकिन ऐसा पहले ही एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया, ये किस तरह का शोधन है? एग्ज़ाम ही नहीं हम लोग का लिया जाएगा तो हमें कैसे? आप बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए 2 साल उम्र बढ़ाया गया। 22 साल की उम्र में जो भर्ती देखा है वो 23 ऑटोमेटिक क्रॉस कर गया है। आप फिर उसको अग्निवीर भी नहीं बन सकता है वो, और उस भर्ती प्रक्रिया का आप आपको अगर भर्ती लेना ही नहीं था तो आप बुलाने वाले कौन है हमें भर्ती लेके? आपने बुलाया, सब प्रक्रिया कराया, हमारा 1.5 साल आप बर्बाद किया। आपको कौन हक देता है कि आप 1.5 साल हमारा बर्बाद करें? आप सरकार में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो ये तानाशाही कर रहे हैं, और हमारे साथ मतलब मेरे जीवन के साथ खेल दिया गया है ये, और हमारे ही साथ नहीं, पूरे यंग यूथ के साथ, जीवन के साथ खेला जा रहा है अभी। और आप मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और बोल रहे हैं कि शांति व्यवस्था से किया जाए। शांति से तो आप सुन ही नहीं रहे कुछ भी। शांति व्यवस्था से आप क्या सुनते हैं बताइए? कोई भी चीज़ आप शांति से नहीं सुनते हैं। इस धरती का ही रूल हो गया है। मतलब सॉरी दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल कुमार सिंह है। तो विमल, आपका मतलब आप अब ओवर एज चुके हैं उस पूरी भर्ती के लिए, मतलब आर्मी की भर्ती में आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे जिसके लिए आप बैठे हुए थे, आप ये कह रहे हैं? और मैं उसमें हिस्सा ले चुका था, और मैं तो तैयारी कर रहा था कि मैं उसको तो उसको नल करके तो उन्होंने अग्निवीर ला दिया, और उन्होंने नल किया और इसको अग्निवीर योजना लाया, और मैं उसमें भाग ही अब नहीं ले सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 23 साल से ऊपर मेरा एज हो गया। इस मार्च में मैं 23 साल क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं कहाँ से अब इसमें भर्ती देख सकता हूँ? मैं अग्निवीर योजना में भी नहीं जा सकता हूँ, और मेरा पिछले पेंडेंसी एग्जाम भी नहीं हो रहा है, तो मैं इधर मतलब मेरे को किधर का आप छोड़ा है? अच्छा, कोई मुझे लिस्ट पे उंगली पे बता सकता है कि कितने एग्जाम पिछले हुए जिनके रुक गई कोरोना की वजह से? कौन कौन से? एकदम लिस्ट पे। देखिए सर, एग्ज़ाम जो हमारी भर्ती प्रक्रिया थी वो 2020 सितंबर में हमारी हुई थी। अगर उस वैसे देखा जाए नियर अबाउट तो गहमर से 40-45 के करीब में लड़के सिर्फ एग्ज़ाम पेंडेंसी थे। अगर अलग अलग सेंटरों से अगर देखा जाए तो कम से कम नियर अबाउट 100 से 150 एआरओ, जेडआरओ और रिलेशन कोटा की, यूएचक्यू कोटा की भर्ती के सेंटर के जो एग्ज़ाम पेंडेंसी सब मिला के इतने थे। अब एक एग्ज़ाम में कितने लड़के थे वो आप सोच सकते हैं। एक सेंटर पर कम से कम 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार लड़के, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार लड़के एग्ज़ाम में बैठते हैं। हम भर्ती प्रक्रिया में 10-10 हज़ार लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ से हम लोग फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, वहाँ से डिस्क्वालीफाई होते होते हम लोग आते हैं। और सर मेरा एक और चीज़ है कि जैसे कि जहाँ पे हमने ये देखा भाजपा की सरकार है स्टेट में, जिस स्टेट में उन्होंने ऐलान किया, जैसे हरियाणा में आपने सुना होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने वरीयता देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि सर ये बताइए कि अगर आज हम ये अभी भाजपा की सरकार है, अभी ये कह रही है कि ठीक है हम आपको वरीयता देंगे, कोई लिखित तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, आपने मुंह से बोल दिया है। कल अगर इस राज्य से भाजपा की सरकार चली जाती है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन गारंटी लेगा कि आपको जॉब मिलेगा? दूसरी चीज़ ये बात है कि सर अगर हमको उसी सेक्टर में जाना था, हमको अगर दूसरे सेक्टर का ही, अगर मान लीजिए हमको सीएपीएफ का ही और यूपी पुलिस का ही जाना था, तो हम उसमें ही डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। हम सेना में क्यों जाते? हम 4 साल के लिए ही क्यों जाए? हमको देश सेवा, जब तक हमारे बाप दादा ने हमारे 15 साल, 16 साल, 20-20 साल तक देश सेवा दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उतना करें। हम 4 साल
साल हमको करना है तो हम क्यों जाए उसमें? हमको जब ये कान पकड़ना है तो हम ऐसे क्यों पकड़ेंगे? यहीं से ना पकड़ ले। जब हमको पुलिस का ही भर्ती देखना है तो हम पुलिस का ही अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों हम आर्मी का करेंगे? आपने तो हमारा जो एज क्राइटेरिया था वो तो सब खत्म कर दिया। आपने सब खत्म करने के बाद ऐसे ही आके एक झटके में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि जो पिछला था वो सब खत्म हो गया, अब आगे से आप ही को। और दूसरी बात, अग्निवीर के तहत आपको ये वरीयता मिलेगी, वो वरीयता मिलेगी। जब हमें दूसरी जॉब करना ही था तो हम उसमें डायरेक्ट जाते, डायरेक्ट अप्लाई करते। हमको आप घुमा फिरा के इधर से बोल रहे हो आपको उधर मिलेगी, और कोई लिखित नहीं है, कोई लिखित नहीं। ये बताइए, आर्मी का हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बाबा दादा सब बैठे हैं, सबको पता है कि एक जवान की लाइफ कैसी होती है। 4 साल में आपको चूस लिया जाएगा, बढ़िया से रगड़ा दिया जाता है, हर चीज़ पे पनिशमेंट होता है। ये बताइए कौन सा ऐसा बंदा है, आप जितने भी लोगों से पूछेंगे कि सब जो आर्मी में रह चुके हैं या जो आर्मी का तैयारी करता है, वो एक बार तैयारी करने के बाद किसी और चीज़ के एग्ज़ाम कंपटीशन में बिठा दो तो उससे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। आप ये बोल रहे हो कि हम 4 साल बाद उसमें बढ़िया से सेवा दे के आएँ और रगड़ा खा के आएँ, उसके बाद आने के बाद हम फिर से कापी किताब उठा के बैठ के पढ़ें, और जो 4 साल 5 साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हम कम्पीट करें। आप तो 10% का आरक्षण दे रहे हो ना, तो एग्ज़ाम तो हमको बैठ के वो देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनके साथ एग्ज़ाम में कम्पीट करना पड़ेगा, हम उनके साथ कम्पीट करें। आप उतने में ही आप हमको 12th का सर्टिफिकेट भी दे दोगे, आप हमको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा दोगे, आप हमको एक 30 दिन की छुट्टी भी दे दोगे, आप हमको देश सेवा भी करा दो, आप हमको बॉर्डर पर भी भेज दो। मतलब ये सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। हम लोग तो एकदम बेवकूफ़ हैं। यही सरकार बहुत तेज़ है, और इनकी चालाकी देखिए। कल ये अच्छे से जानते थे कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी के आके अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो देश में और विरोध होगा। इन्होंने ये जानते हैं कि ये सब आर्मी के बच्चे हैं, चूँकि जो असली बच्चे होंगे वो डिसिप्लिन से होते हैं। वो ये चाहते थे कि आर्मी का ही जनरल जाके, तीनों अधिकारी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ताकि ये विरोध ना हो और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन। आप ये बताइए, हमारे एग्ज़ाम 2-2 साल से हम वेट कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, नई भर्ती नहीं निकाले, और इसमें इतनी जल्दी नोटिफिकेशन इसलिए निकाल दिया कि लड़के इसमें वापस से तुरंत अप्लाई कर दें और ये जितना भी है उनकी आवाज़ दबा दिया जाए। ये सरकार की सीधा यही था। वो इसीलिए राजनाथ सिंह के घर मीटिंग होता है, लेकिन आके सैन्य अधिकारी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसकी जानकारी देते हैं, और वो भी कोई नई जानकारी नहीं देते हैं, वही हमारी बातों को ही घुमा फिरा के इधर से उधर बताया जा रहा है कि आपको ये दिया जाएगा, वो 10% उसमें मिलेगा। लेकिन ये जो बाद में बात हो रही कि 4 साल के बाद 11.5 पौने 12 लाख रुपए एक लमसम मिलेगा टैक्स फ्री, उसको लेकर ये मतलब वो पैसे की बात है, लेकिन फिर भी उसको लेकर क्या सोचना है तैयारी करने वाले लड़कों के मन में? इस पे भी मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ कि हमारे बड़े दादा पापा सब बैठे हुए हैं, सब बड़े उम्र के हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है एक सैनिक की सैलरी, वो 33,400 रुपये है। आपने क्या किया, उसको 30,000 का पैकेज किया, उसमें भी आपने हमारे पैसे को ही काट के 21,000 इन हैंड आप दोगे। हम 4 साल बाद रिटायर होंगे, उसके बाद तो हमको दोगे आप पैसे ना, वो जो हमारा जो कटा हुआ पैसा है। आप इन हैंड तो हमको 21,000 दोगे पहले साल में, दूसरे साल 23,100 रुपये दोगे। क्या बचाए क्या हम करेंगे? क्या हम अपने परिवार को देखेंगे? क्या हम अपने सब चीज़ देखेंगे? मतलब उसी में हमको सब करना है। पहले साल आप पूरा साल 21,000 दोगे, दूसरे साल 23,100 रुपये दोगे, तीसरे साल 25,000 दोगे, चौथे साल 28,000 दोगे। हमारी सैलरी को आपने कम किया और आप बता रहे हो कि ये बहुत बढ़िया सेवानिधि पैकेज है, बहुत अच्छा है। ये सिर्फ जुमलाबाजी है, ये सिर्फ हम युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। परमानेंट जॉब्स में जो भी सिपाही परमानेंट जॉब भर्ती होता था, वो कसम खाने के बाद 30 मतलब जब वही वो कसम खाता था 18 महीने 19 महीने में वो खुद 5 लाख 6 लाख का मालिक हो जाता था। सोचिए, जब वो 2 साल में 5 लाख या 3 लाख 4 लाख जो भी होता था, और हम 4 साल करके भी 10 ही लाख हमको मिल रहा है। ये हमारा ही पैसा हम ही को घुमा के दे रहे हैं। जैसे अभी एज वाले में बताया इन्होंने, 23 साल पहले से ही एज थी, कम करके 21 दिया, विरोध के बाद इन्होंने 23 कर दिया। उसी तरह ये पैसा भी हमें हमारा ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पैकेज है। ये खुद को या तो बहुत चालाक समझते हैं या तो जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि कोई समझ ही नहीं रहा है। हमारा ही पैसा हम ही को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी इतना पैसा सैनिकों का ले रहे हैं, उसमें हम मिला के दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि कल हमारे जनरल साहब अनिल पुरी ने बोला कि हम सेना को यंग करना चाहते हैं। मैंने एक आधिकारिक एक जगह न्यूज़ चैनल पे ही ये देखा था। हमारे देश में अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सेना में जितने परमवीर चक्र मिलने वाले हमारे हैं जवान,
या अधिकारी, उन सब में आप एक एवरेज आयु निकाला जाता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आज तक पे दिखाया गया न्यूज़ चैनल का स्टेटमेंट है। उसमें एवरेज आयु 31 साल है कि जो जिनको मैक्सिमम जितने भी मिले गए उनका एक एवरेज आयु निकाल गया 30। जब वो 31 साल के उम्र में परमवीर चक्र, उसकी शौर्यता पे कोई शक नहीं हो सकता है, तो आप कैसे ये डिसीजन लेने वाले हो? आप कौन डिसीजन लेने वाले होते हो कि हमारी आप शौर्य पे और हमारी वीरता पे आप शक करके आप एज कम करना चाहते हो? आप अभी भी निकाल के देख लीजिए, मेजर शैतान सिंह, मेजर होशियार सिंह, वीर अब्दुल हामिद, सबका एज सब 26 साल से ऊपर का है। सबका आप एवरेज निकालोगे तो वो 30-32 साल के ही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो कम एज के हैं। अगर हैं भी तो वो एक गिने चुने हैं, मैक्सिमम जो हैं वो ज़्यादा एज के हैं। तो आपने अपने मन से ही डिसाइड कर लिया कि हमारे सेना को यंग करना है, नहीं तो ये नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी कौन सी है हमारे सेना का? एक एक से बड़े बड़े वीर गाथा, एक एक से अच्छे अच्छे हमारे हैं जिनको हम देख के हमें प्रेरणा मिलती है, और वो एक से अच्छे जवान हैं। आप बताइए। आप लोगों में से कोई कह रहा था, जब बातचीत शुरू हुई तो उसके पहले कोई कह रहा था मुझे, यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे हम लोग, कि सेना में लोगों की संख्या घटाई जा रही है इस तरह से, कोई बोल रहा था। आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अभी चाइना का वर्तमान आर्मी का पॉपुलेशन 21 लाख है। उसने स्टेटमेंट दिया अपना कि 2025 तक अपनी सेना के मुझे 25 लाख आर्मी पॉपुलेशन करनी है, और लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन घटाई जा रही है। ऐसा क्यों? जबकि हम 3 तरह से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। पता नहीं बांग्लादेश कब अपना मूड चेंज कर ले। पाकिस्तान से घिरे हैं, चाइना से घिरे हैं, और बांग्लादेश से भी घिरे हैं हम, जो आतंकवादी घुसपैठ हो सकती है। फिर भी क्यों हम आर्मी की संख्या घटाई जा रही है, जबकि अन्य देश हैं जो हमसे सटे हुए, वो अपनी आर्मी की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये बोल रहे थे आपकी जनसंख्या पे, तो बोल रहे हैं कि 1989 से इस पे कानून बनाया जा रहा है, जबकि ये गलत है। हमें भी पता है, और आप देखिएगा 89 से क्यों बनाया गया था कानून, कौन कहानी बताएगा? आपको पता है? साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि जिसमें उन्होंने बोला कि हम लोग इस प्लान पे अंदर ही बातचीत चल रहा था, 89 से ही इस पे हम काम कर रहे थे। चूँकि ये कोरोना 89 चूँकि ये कोरोना आया, कोरोना के वजह से हमें 2 साल का टाइम मिल गया, जिसमें हमने नई भर्ती प्रक्रिया नहीं ली। तो इसमें हमने सोच विचार किया, और इससे बेहतर मौका हमारे पास नहीं था लागू करने के लिए, इसीलिए हमने इसे टाइम मिल गया और लागू कर दिया। बोल रहे थे कि 89 उन्होंने बोला, लेकिन उनको भी शायद नहीं पता है, वो जनरल हैं लेकिन उनको नहीं पता है 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय वो उनका वीवी गिरी शायद नहीं, एक जनरल साहब थे, जो उस समय कमेटी बैठी थी कि आप 1 लाख सैनिक अदा है, जैसे 14 लाख थी तो वो 13 लाख बनाना चाहते थे। लेकिन उसके लिए ये रूल अच्छा नहीं है सर, उसके लिए दूसरा भी बहुत रास्ता था। आप कोई और आप पहले एग्ज़ाम कराइए सर। सब हमें ये नहीं समझ में आ रहा ना कि आपको क्या बोला जाए कि आप हम लोग का एग्ज़ाम लें। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपके सामने हम गिड़गिड़ाएं या क्या करें, आपको कैसे समझाएं कि हम लोग का एग्ज़ाम पेंडिंग हुआ है और हम लोग का उम्र ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग क्या बोले कि हम लोग का एग्ज़ाम हो, और ये हमें अग्निपथ स्कीम अच्छा नहीं है, हमें बिल्कुल हमारे सैनिकों को कमज़ोर करेगी ये। जी, ये बताया कुछ लोगों ने। अच्छा, आप लोग तो तैयारी वारी करते हो ना, पीछे बच्चे आप लोग बैठे हो जो तैयारी कर रहे हो इधर बीच? हाँ, रिटर्न बाकी है हम लोगों का। अच्छा, वो जो फिजिकल और मेडिकल निकाल के बैठे हो और रिटर्न का वेट कर रहे थे। एयरफोर्स के 1 साल रिजल्ट को भी हो गया, पेपर दिया है, रिजल्ट भी आ गया। कुछ बच्चे अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग थी, ग्रीन कार्ड उनके पास था, बस ज्वाइन की वजह से लेट हो गया था, इनरोलमेंट उनका बाकी था, उनका भी सब खत्म हो गया। लटक गया इसी में। सर कि आपको इस गांव से 45 से 40 से 45 लड़के हैं, जो ये हमारे साथ के ही लड़के हैं। सबका अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग रेजिमेंट्स में हमारे रिटेन बाकी थे, जो कि अभी तक पढ़ने से उसको सबको कैंसिल कर दिया गया। तो ये गहमर में लोगों से बातचीत थी हमारी। हमारा ये था कि जहाँ से सबसे अधिक रिक्रूटमेंट हो रहा है, जहाँ सबसे अधिक लोग सेना में जा रहे हैं, उस गांव के उस लोगों को समझा जाए, उनके तर्कों को सुना जाए, और ये बात बार बार उठाई जाए कि जो सरकारें नियम बनाती हैं, वो सरकारें और वो तमाम मंत्रालय जो वो मशवरा क्यों नहीं करते, वो बातचीत क्यों नहीं करते कि जिनके लिए नियम बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए कानून बनाए जा रहे हैं, उनका क्या सोचना, उनका क्या कहना है। संवाद की कमी हम लगातार अपनी इस रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। आप लोग लंडा पे बने रहिएगा। मैं और मेरे साथी पंकज इस पूरे मसले के कुछ और दूसरे पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।